प्राइवेसी। चलो कोई ना, सबसे पहले आ जाओ पेज नंबर 45 पे। खाते मैंने बोर्ड पे तुम्हारे लिए बना दिए थे पहले एडवांस के अंदर, जिसमें व्यापार खाता उसकी मैंने पूरी हेडिंग लिखी हुई है। हर बार इसी प्रकार से अपने को हेडिंग लिखती है, इधर ध्यान देंगे सभी। तो राम અને શ્યામના તારીખ 31/3/70 ના રોજ પૂરા થતા વર્ષનું व्यापार खाता उधार बाकी जमा बाकी। सेम ये ऊपर की हेडिंग हमेशा यहाँ पे भी आएगी, नफा नुकसान खाते के ऊपर मैंने नहीं लिखी जगह की वजह से। नफा नुकसान खाता उधार जमा वहीवटी वेचाण वितरण, 8 लाइन इसमें छोड़ देना, 5 इसमें 5 इसमें, बाकी की जगह तुम्हारी किसकी हो जाएगी, अन्य की। कल बताया था खाता कैसे बनाना है। ये कितने पेज का, आधे पेज का। ये कितने पेज का, 1.5 पेज का। ये कितने पेज का, आधे पेज का। ये कितने पेज का, आधे पेज का। तो 2 पेज पे आ गया, 1 पेज पे आ गया, और 1 पेज का हमारा क्या हो जाएगा, पाका सरवैया हो जाएगा। इसी पैटर्न में बनाना है जिस पैटर्न से बनवा रहा हूँ। एक भी दाखले में कमी, दाखले के अंदर यानी कि जो एंट्री करने की रहती है ना उसकी कमी पेशी होगी नहीं, सब दाखले अपने इसके अंदर आ जाएंगे और सारा कवर हो जाएगा अपने इसके अंदर। ठीक है, हर बार इतने पहले बना देने। व्यापार खाता बनाया, नफा नुकसान खाता बनाया, नफा नुकसान फाळवणी खाता, उधार जमा, ये नहीं समझाया मैंने तुमको। भागीदार का मूड़ी खाता मैंने तुमको नहीं समझाया। ठीक है, तो जब हम दाखले करेंगे उस टाइम पे देख लेंगे, मतलब अभी थोड़ी देर में। छेल्ला हमारा क्या रहेगा, पाका सरवैया। पाके सरवैया की हेडिंग अलग रहेगी। अब एक चीज, ये जो हेडिंग यहाँ मारी है ना मैंने ऊपर, ये नफा नुकसान के ऊपर भी लगानी है, फाळवणी के ऊपर भी लगानी है, मूड़ी खाते के ऊपर लगानी नहीं है। सिर्फ खाली क्या लिखने का, भागीदारों ना मूड़ी खाता इतना ही। और जो पाका सरवैया है उसके ऊपर तुम्हारी हेडिंग क्या रहेगी, राम અને શ્યામના તારીખ 31/3/70 રોજનું પાકું સરવૈયું। इसके अंदर पीछे क्या आएगा, क्योंकि ये खाता नहीं है पत्रक है और ये छेल्ले दिन बनाया जाता है इस वजह से। ठीक, सबसे पहले क्या करना है, तो जो सवाल है ना वो पूरे सवाल को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो सवाल पढ़ देता हूँ। सबसे पहले क्या बोला है मेरे को, तुम लोग भी सुनना ध्यान से। क्या है, રામ અને શ્યામના 6:4 ના પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વહેંચતા એક પેઢીના ભાગીદારો છે। તારીખ 31/3/70 ના રોજના નીચે આપેલ કાચા સરવૈયા અને હવાલા પરથી પેઢીના वार्षिक हिसाब तैयार करो। हमको क्या तैयार करना है, वार्षिक हिसाब तैयार करने हैं, जिसके लिए हमने खाते ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। ठीक है, कुछ चीजें अगर नहीं समझ आएंगी तो अभी घबराना मत, थोड़ा टाइम जाएगा उसके बाद क्लियर हो जाएगा। राम અને શ્યામના ભાગીદારી પેઢીનું તારીખ 31/3/70 ના રોજનું કાચું સરવૈયું, जहाँ पे हमको उधार बाकी और जमा बाकी दी हुई है। उधार तरफ अपने को क्या दिया हुआ है, उपाड़ है, देवादार है, स्टॉक है, वेचाण माल परत है, रोकड़ सिलक है, खरीदी है, आपेल बटाव है, घालखात है, यंत्र है, यंत्र पर घसारा है, फर्नीचर है, परचूरण खर्चा है, भाड़ा पट्टाનું मकान है, पागड़ी है, व्यापार खर्च है, भाड़ू અને વેરા है, आवक माल गाड़ा भाड़ू है, बैंक ब्याज है, बीमा प्रीमियम है, पगार है, मजदूरी और अगाउથી ચૂકવેલ बीमा। जमा तरफ हमको क्या दिया हुआ है, जमा तरफ सारी आवक और देवा देता है। उधार तरफ हमको मिलकत खर्च और नुकसान देता है। ठीक है, तो जमा तरफ मूड़ी है, लेणदार है, खरीद माल परत है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, वेचाण है, घालखात अनामत है, मजूरीना बाकी देवा है, गीतानी 8% लोन है, तारीख के साथ दी हुई है, देवी होंगी। ठीक है, ये हमारे काचे सरवैये की माहिती। नीचे कुछ दिया हुआ है, हवाला करके लिखा हुआ है। ऊपर जो काचा सरवैया है उसकी एक असर होती है और जो नीचे हवाला है ना उसकी 2 असर होती है। ठीक है, तो हवाले के अंदर सबसे पहले क्या बोलाएगा, आकर स्टॉक 45,000 છે જેની બજાર કિંમત 10% વધુ છે। फिर दूसरा है भागीदारों मूड़ी पर वार्षिक 5% व्याज આપવાનું છે तथा उपाड़ पर 10% लेके व्याज वसूल करવાનું છે। यंत्र पर 10% અને फर्नीचर पर 5% लेके घसारो गणो। देवादार पर 5% घालखात अनामतની જોગવાઈ करो। चुकववाना बाकी खर्चा है हमारे पास, पगार है, परचूरण खर्च है, भाड़ू है, और છેલ્લે में बोला है भागीदारी करारनामाની જોગવાઈ प्रमाणे नुकसान हो तो पण मूड़ी पर व्याज चुकवવાનું છે। जितने भी हवाले दिए हुए हैं अपने सबसे पहले हवाले टिक करेंगे। पहले हवाले नहीं करवाता हूँ मैं, पहले मैं हवाले टिक करवा लेता हूँ। ठीक है, एक पेंसिल लेनी है सभी को या पेन जो भी हो उसके हिसाब से। पहला वाला हमारा किसके ऊपर रहेगा, आखिर स्टॉक के ऊपर रहेगा। तो आखिर स्टॉक का हवाला तो डायरेक्ट हो जाएगा, उसमें कहीं भी अपने को टिक करने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला हमारा क्या है, मूड़ी पर वार्षिक 5% व्याज આપવાનું છે तथा उपाड़ पर 10% लेके ब्याज वसूल करवाना છે। यानी कि मूड़ी पर और उपाड़ पर हमको क्या गिनना है, ब्याज गिनना है, तो ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें भी हमको कहीं टिक करने की जरूरत नहीं है। अगला, यंत्र पर 10% ने फर्नीचर पर 5% घसारो करो। तो यंत्र और फर्नीचर पे टिक कर दो तुम लोग। यंत्र उधार तरफ तुमको कहीं दिया होगा उस पर टिक कर दो, पेन से या पेंसिल से, जिससे भी टिक कर सकते हो। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा, फर्नीचर पे टिक करो, तो फर्नीचर भी वहीं कहीं होगा। घसारे के नीचे फर्नीचर दिया हुआ है उस पर भी टिक कर देता हूँ। उसके बाद दिया हुआ है मेरे को देवादार पर 5% घालखात अनामत, तो देवादार पे एक टिक कर दो। देवादार एकदम उपाड़ के नीचे दिया हुआ है, टॉप पर देख लेना। फिर उसके बाद दिया हुआ है चुकववाना बाकी खर्च, जिसके अंदर पगार है, परचूरण खर्च और भाड़ू, तीनों पे टिक कर दो।
एक पगार पे टिक कर दो, एक परचूरण खर्च पे टिक कर दो, और एक भाड़ू अने वेरा करके दिया हुआ है उस पर भी टिक कर दो। ठीक है, तो इतनी टिक करनी है। छेल्ला जो दिया हुआ है उससे अपना भी कोई लेना देना नहीं है, बाद में तुमको मैं समझा दूंगा। ठीक, सवाल पढ़ लिया, सवाल के अंदर क्या क्या चीज थी क्या क्या चीज नहीं थी वो हमने देखा। अब हम एक एक करके एंट्री स्टार्ट करना करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो एंट्री है, सबसे पहले एंट्री में जो करवाता हूँ वो कौन सी, तो हमेशा सबसे पहले मूड़ी और उपाड़ की असर करने का। किसकी असर करनी है सबसे पहले हमको, मूड़ी और उपाड़ की। तो ध्यान रखने का, जब भी अपने मूड़ी लिखेंगे वो कहाँ पे लिखेंगे, तो हमेशा मूड़ी खाते में कहाँ लिखने का, जमा तरफ। तारीख कौन सी लिखने की, तो क्वेश्चन के अंदर कौन सी तारीख दी हुई है हमको, 31/3/17 दी हुई है। कौन सी दी हुई है, तो 31/3 यानी कि जब हमारा नाणाकीय वर्ष खत्म होता है तब। तो जब भी हम मूड़ी लिखेंगे ना, उसमें हम शुरुआत की तारीख लिखेंगे, यानी कि 1/4/16 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/4/16। अगर तारीख 31/3/17 है, तो मान लो 18 होता तो मैं यहाँ पे कितना लिखता, 17। मान लो यहाँ पे 19 है तो मैं यहाँ पे कितना लिखता, 18। खाली साल बदला था, आगे तो क्या रहेगा, 1/4। जो साल दिया हुआ है उससे एक साल खाली तुमको कहाँ जाना है, पीछे। तारीख समझ आ गई हर बार क्या आएगी। तो पूरी चौपड़ी के अंदर जितने दाखिले ना, उसमें तो हमेशा क्या रहेगा, 1/4/16। तो सभी के अंदर एक ही तारीख दी हुई है, कौन सी, 31/3/17। तो हमेशा पहली तारीख, कोई भी दाखिला करो, सभी दाखिले में यही तारीख आएगी अपनी, कौन सी, 1/4/16 की। और मूड़ी खाते को, मूड़ी खाते के अंदर सबसे पहले असर होगी अपनी कौन सी, मूड़ी की। मूड़ी को हमेशा क्या करके लिखने का तुमको, बाकी आगड़ लाव्य, क्योंकि मूड़ी खाते के अंदर हम मूड़ी का नाम लिख सकते नहीं, जिसकी वजह से हम क्या लिखते हैं, बाकी आगड़ लाव्य। अब हमको राम की और श्याम की मूड़ी क्वेश्चन के अंदर दी होगी, तो देखो जमा तरफ, राम की मूड़ी कितनी दी हुई है सवाल में, 80,000। श्याम की कितनी दी हुई है, तो पहली एंट्री हमको क्लियर है। पहली एंट्री हम हमेशा कौन सी करेंगे, मूड़ी की। कहाँ पे, हमेशा मूड़ी खाते में जमा तरफ, तारीख 1/4/16 क्या लिखेंगे, बाकी अगर लाव्या 80,000 और 70,000। साथ में तुमको भी करना है, लिखो मूड़ी की सबसे पहली असर। आओ मूड़ी खाते में जमा तरफ लिखो, बाकी अगर लाव्या 80,000 और 70,000। मूड़ी खाते में जमा तरफ बोर्ड पे पूरा बनाया हुआ है, सेम एज इट इज, खाली तुमको उतारना है। मूड़ी खाते में जमा तरफ 1/4/16, बाकी अगर लाव्या 80,000 और 70,000, पहली असर अपनी। ठीक है, सुनना ज्यादा है इसके अंदर। डन डन डन, चलो। मूड़ी के बाद हम हमेशा दूसरी असर करेंगे, उपाड़ की। कौन सी करेंगे, उपाड़ के अंदर हमेशा तारीख डालेंगे अपने, कौन सी, 31/3/17। ये जो सवाल में तारीख दी हुई है ना, वही तारीख। मूड़ी की जमा बाकी होती है, जिसकी वजह से हम मूड़ी को कहाँ लिखते हैं, जमा तरफ। उपाड़ की हमेशा कौन सी बाकी होती है, उधार बाकी होती है। क्वेश्चन में देख सकते हो, उधार बाकी में क्या दिया हुआ है, उपाड़, जिसकी वजह से हम कहाँ लिखेंगे, मूड़ी खाते में उधार तरफ। और क्या लिखेंगे हम, उपाड़ खाते। क्वेश्चन में देखो राम का उपाड़ है और श्याम का उपाड़ कितना दिया हुआ है, राम का कितना है 18, श्याम का कितना है का 16। दो असर सिखाई, पहली कौन सी, मूड़ी, मूड़ी खाते में जमा तरफ, उपाड़ मूड़ी खाते में उधार तरफ। तारीख कौन सी डालने का इसमें, आकर की एक बार खाली 1/4/16 आएगी, बाकी हर बार तुम्हारी कौन सी तारीख आएगी, 31/3/17। बहुत रेयरली कोई दाखिले होंगे जिसमें अलग तारीख आएगी, वरना तो ऐसी रहेगी। ठीक है, देखो उपाड़ खाते 18,000 16,000, मूड़ी खाते में उधार तरफ। दो असर सिखाई, एक एक असर सीखेंगे। उपाड़ तो जानते हो ना क्या होता है, धंधे में से मालिक अंगत वपराश के लिए कुछ भी ले जाता है, उसको हम क्या बताते हैं, उपाड़। मूड़ी मतलब कि जो धंधे में मालिक ने पैसा लगाया, वो धंधा शुरू करते टाइम, और बाद में भी लगाएगा अगर धंधे में पैसा, तो मूड़ी गिनाती है उसकी। ठीक, क्लियर। दो असर, पहली दो असर हमेशा एक मूड़ी की, मूड़ी खाते में जमा तरफ, दूसरी उपाड़ की, मूड़ी खाते में उधार तरफ। फिर एक साइड, या तो उधार उठा लो या तो जमा उठा लो। हमेशा उधार तरफ उठाना शुरू करने का और उसको सोल्व करना चालू करने का। उपाड़ के नीचे क्या दिया हुआ है, देखो सवाल में, देखो उपाड़ के नीचे क्या दिया हुआ है, देवादार। देवादार क्या है, धंधे के लिए मिलकत होती है। क्या होती है, देवादार मतलब कि जिन लोगों से अपने को भविष्य में पैसा मिलने वाला है, और कभी भी अकाउंट के अंदर पैसा अगर भविष्य में मिलने वाला है, तो वो अपनी क्या मानी जाती है, मिलकत मानी जाती है। क्या मानी जाती है, कभी भी पैसा भविष्य में मिलेगा, मिलकत। मिलकत दो प्रकार की होती है, बिन चालू, चालू, किसमें लिखे, तो देखो बता दो। बिन चालू में हम वो मिलकत लिखते हैं जो धंधे में एक साल से ज्यादा टाइम के लिए रहने वाली है, और मैं बात कर रहा हूँ किसकी, देवादार की।
देवादार कौन होते हैं? जिन लोगों को मैंने उधार पे माल भेजा है, तो क्या वो मेरे को 1 साल बाद पैसा देगा कि 2 महीने, 2.5 महीने, 6 महीने के अंदर मेरे को पैसा दे देगा? दे देगा। और देवादार हमारे कम ज्यादा होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा कौन सी कैटेगरी में आता है? चालू मिलकर। देवादार हमेशा हमारे लिए क्या होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे हम देवादार, और देवादार पे मैंने टिक किया हुआ है। क्या किया हुआ है? टिक मैंने करा हुआ है। हाँ, कितना आएगा? 45,000 है। तो 45,000 को रकम के कॉलम में नहीं लिखने का, तुमको कहाँ लिखने का? अंदर लिखने का। विगत के कॉलम में तुमको 45,000 लिखने का। देखो, चालू मिलकत के नीचे देवादार 45,000, जिस प्रकार से लिख रहा हूँ उस प्रकार से मैं बोल के खत्म कर दूं, उसके बाद हमेशा लिखूं फायदे में रुपये। ठीक। क्लियर? देवादार। चलो देखो, देवादार के नीचे कौन है सवाल में? देखो, स्टॉक। स्टॉक तारीख के साथ दिया है तारीख के नहीं है? अब ध्यान रखना, कभी भी 1/4 बोलेगा ना, तो तुम्हारा क्या माना जाएगा? शुरुआत का। क्या बोल रहा हूँ? 1/4 मतलब अपने लिए क्या होगा? शुरुआत का। 31/3 अपने लिए हमेशा क्या होगा? आखिर होगा। तो इसमें कौन सी तारीख दी हुई है? देखो, 1/4। 1/4 मतलब कौन सा स्टॉक है अपना? शुरुआत का स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है अपना? शुरुआत का स्टॉक। तुमको हमेशा कहाँ पे लिखने का? व्यापार खाते में उधार तरफ। जो पहली लाइन होती है ना, ये हमेशा किसकी होती है? कि शुरुआत के स्टॉक की होती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा? शुरुआत नो स्टॉक। शुरुआत का स्टॉक अपना कितना दिया हुआ है? रकम देखो, 25,000। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। देखो, 25,000। व्यापार खाते में उधार तरफ पहली लाइन में क्या आएगा अपना? शुरुआत का स्टॉक, या शुरुआत का माल स्टॉक बोलो, या फिर शुरुआत का स्टॉक बोलो, चलेगा। देन नेक्स्ट, अगला क्या है? वेचाण माल परत। मैं तुमको बता रहा था जब मैंने तुमको व्यापार खाता सिखाया था, तब वेचाण माल परत हमेशा वेचाण में से क्या होगा? माइनस होगा। तो पहले अपने पास क्या होना चाहिए? वेचाण होना चाहिए, जिसमें से अपने क्या कर सकते हैं? वेचाण माल परत माइनस कर सकते हैं। तो पहला काम मैं वेचाण को ढूंढूंगा, और वेचाण हमारा जमा तरफ दिया होगा। देखो, दिया हुआ है जमा तरफ में, वेचाण दिया हुआ है। और वेचाण हमेशा कहाँ लिखने का तुम्हारे? व्यापार खाते में जमा तरफ हमेशा क्या आएगा हमारा? वेचाण आएगा। लिखेंगे बाद में, पहले सुनेंगे। वेचाण कितने का है? देखो, 78,150। तो 78,150 अपने ने लिखा। वेचाण में से मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या कर सकता हूँ? वेचाण माल परत माइनस कर सकता हूँ। तो वेचाण के नीचे मैं क्या लिखूंगा? माइनस वे परत। इसका मतलब वेचाण माल परत। वेचाण माल परत मेरा कितना आएगा? 1,000। तो 78,150 में से अगर मैं 1,000 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा? 77,150। लिखो ये वाली है सर। वेचाण में से हमने माइनस करा वेचाण माल परत। ठीक है, और हमको वेचाण माल परत दिया हुआ था पहले। हाँ, जमा तरफ। व्यापार खाते में जमा तरफ पहले वेचाण लिखा, और उसमें से वेचाण परत अपने क्या करेंगे? माइनस। जो उधार तरफ दिया हुआ था, क्योंकि वो हमेशा वेचाण में से माइनस होगा अपना। ध्यान रखना है। साथ साथ में लिखोगे, फायदे मिलोगे। उसके बाद देखो क्या है? वेचाण माल परत के नीचे अपने उधार तरफ सोल्व करें, क्या आएगा? रोकड़ सिलक। रोकड़ सिलक मतलब क्या, पहले वो बताओ। रोकड़ सिलक मतलब धंधे में जो रोकड़ा पैसा पड़ा है ना, उसको अपने क्या बोलते हैं? और कोई भी चीज जो धंधे में पड़ी, वो धंधे की क्या मानी जाती है? मिल्कत। अब मिल्कत दो प्रकार की है मेरे पास, बिन चालू, चालू। रोकड़ सिलक कम ज्यादा होगी कि नहीं होगी? कभी रोकड़ा ज्यादा होगा, कभी रोकड़ा कम होगा। कोई भी मिल्कत कम ज्यादा हो, या 1 साल से कम टाइम के लिए होती है, उसको अपने काय में गिनते हैं? तो देवादार की हम 2 लाइन छोड़ के लिखेंगे क्या? रोकड़ सिलक। क्योंकि रोकड़ सिलक हमारे लिए क्या आएगी? चालू मिलकत है। कितने की है रोकड़ सिलक? 10,000 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000। 2 लाइन छोड़ दे, बोला तो मैंने पहले। 2 लाइन छोड़ के लिख दो रोकड़ सिलक। रोकड़ सिलक हमेशा कहाँ पे आएगी? चालू मिलकत में, याद रखो। चलो चलो, लिख दिए। नेक्स्ट, अगला पढ़ो। क्या है? खरीदी। खरीदी हमेशा का आएगी। व्यापार खाता पढ़ाया था मैंने तुमको, क्या बताया था? व्यापार खाते में उधार तरफ शुरुआत के स्टॉक के नीचे हमेशा अपनी क्या होती है? खरीदी। तो उसी के नीचे अपने खरीदी लिखेंगे, और खरीदी की रकम हमेशा अंदर लिखने का, हमेशा ध्यान रखना। खरीदी कितने की है? 60,000 की। खरीदी को हमेशा कहाँ लिखने का? अंदर ही लिखने की। उसमें कोई ना कोई माहिती अपने को दी हुई होती है। ठीक है, देखो, खरीदी व्यापार खाते में उधार तरफ
शुरुआत के स्टॉक के नीचे खरीदी, रकम अंदर लिखेंगे अपने 60,000 है। चलो खरीदी के बाद आपेल वटाओ, ठीक, आपेल वटाओ मतलब, आपेल वटाओ मतलब क्या, अपने डिस्काउंट दिए, क्या करें, अच्छा सोच के बताना, आपेल वटाओ धंधे के लिए क्या होगा, खर्च होगा, क्या होगा धंधे के लिए खर्च। देखो तीन, तीन चीज होती है, तीन बाकी होती है मेन, तीन बाकी नहीं सॉरी, दो बाकी होती है लेकिन तीन में डिवाइड होती है। एक मूड़ी, आवक और देवा, इसकी हमेशा कौन सी बाकी होगी, जमा। मिलकत, खर्च और नुकसान, इसकी हमेशा कौन सी बाकी होगी, उधार। क्या बोल रहा हूं मैं, मूड़ी आवक देवा, इसकी कौन सी बाकी होगी, जमा। मिलकत खर्च नुकसान, इसकी कौन सी बाकी होगी, उधार बाकी होगी, ठीक है, ध्यान रखना है चीज। अभी जो आपेल बटाव दिया हुआ है ये अपने लिए मिलकत होगा, नहीं। डिस्काउंट देना मिलकत है, नहीं। अपने लिए नुकसान होगा, नहीं। धंधे का क्या माना जाएगा, खर्च। नुकसान और खर्च में फर्क हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज मैंने खरीदी वो मेरे लिए क्या आएगा, खर्च। 5 वाला पार्ले जी खरीदा वो मेरे लिए क्या है, खर्च। लेकिन वो 5 वाला पार्ले जी खरीदा था, धंधे के अंदर मेरा माल सामान पड़ा था, वो जल गया या खराब हो गया, वो मेरे लिए क्या आएगा, नुकसान। नुकसान और खर्च के बीच का अंतर हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। तो अभी जो मेरे को दिया हुआ है आपेल बटाओ, मेरे धंधे का क्या आएगा। अब खर्च लिखने के लिए मेरे पास दो है, मैंने बताया था यहाँ पे उत्पादन खरीदी के लगता खर्चा, यहाँ पे ऑफिस का खर्चा, यहाँ पे। तो क्या मेरा डिस्काउंट देने से बेचाना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ये जो मेरा आपेल बटाव होगा, जो मेरे 4 प्रकार के खर्चे मैंने कल तुमको समझाया था, वही बटी खर्चे, यानी जो मेरा रोज बरोज का खर्चा है, जो मेरा ऑफिस का खर्चा है, जो खर्चा मेरे को हर महीने करना पड़ता है, वो मेरे लिए क्या होता है, वही बटी खर्च। मैंने कल तुमको समझाया था कि वेचाण वितरण खर्च में क्या आता है, ऐसा खर्चा जिससे मेरा वेचाण क्या हो, बढ़े, वो मेरे लिए क्या आएगा, वेचाण वितरण खर्च। नाणाकीय खर्च बताया था, अगर पैसे के ऊपर कोई खर्चा हो रहा है तो मेरे लिए क्या आएगा, नाणाकीय खर्च। अन्य खर्च के नुकसान, दूसरा जो खर्चा बच जाता है और जो दूसरा मेरा नुकसान है वो कहाँ पे आ जाएगा, अन्य खर्च के नुकसान। तो क्या आपेल बटाव से मेरा वेचाण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इसको मैं कहाँ पे लिखूंगा, वेचाण वितरण खर्च के अंदर। तो वेचाण वितरण खर्च में आओ, देखो आपेल बटाओ रकम कितनी है बताओ। आपेल बटाओ है मेरा कितने का, 500 का, और 500 का हम कहाँ पे लिखेंगे, रकम के कॉलम में। नफा नुकसान खाते में उधार तरफ वेचाण वितरण खर्च के अंदर क्या लिखेंगे अपने, आपेल बटाओ कितना रुपया, 500 रुपया, सिंपल। और जो एक एक एंट्री बता रहा हूँ ये हर बार आगे ऐसी ही होगी, इसके अलावा ये कहीं जाने वाली नहीं है, सब ऐसे ही रहेगा। खाली ये नाम देता है, वो नाम को उठा के रखना है, जिसका मैंने कल लिखाया था ना बोर्ड पे तुमको पूरा डिटेल, वही चीज। चलो आपेल बटाओ के नीचे कौन है, घालकात है। जब भी घालकात दी हुई हो ना, सामने चेक करो, जमा तरफ क्या घालकात अनामत है। तो जब भी घालकात अनामत दिया होगा ना, तब फॉर्मेट बनेगा, क्या बनेगा, ध्यान रखना। फॉर्मेट कब बनता है, जब भी घालकात अनामत काचे सरवैये में देता है तभी फॉर्मेट बनाने का। कौन सा फॉर्मेट, तो कल मैंने तुमको बताया था कि याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या आता है, घालकात आता है, फिर क्या आता है, घालकात, दो बार क्या आता है, घालकात आता है, और दो बार घालकात अनामत आता है। दो बार घालकात मतलब कि जो अपना पैसा डूब गया वो दो बार आता है, ठीक। अनामत के अपने ने जो उसके लिए पैसा बचा के रखा था ना वो, तो ग अनामत करके लिखता हूँ, और इसकी एक लाइन छोड़ के लिखने का, माइनस घालकात अनामत, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट बनाना रहेगा, यहाँ पे अनामत सही से लिखा नहीं रहा है, कोई ना, जगह की कमी। और उसके अंदर मैंने बोला था याद रखने का, काचे सरवैये की अलग और हवाले की अलग। तो अभी हम क्या सोल्व कर रहे हैं, काचा सरवैया सोल्व कर रहे हैं। तो मैंने तुमको बताया था एक गाने से याद रखने का, कौन सा गाना, ऊपर काका नीचे काका बच्चे, हाँ हाँ, यानी कि बीच में हवाले की आएगी, और टॉप पर और एकदम बॉटम में कौन सी आएगी अपने, काचे सरवैये की आएगी। तो अब यहाँ पे सवाल में आओ, यहाँ पे मेरे को घालकत दी हुई है, घालकत कितनी आएगी, 400 रुपए। तो इस घालकत को मैं कहाँ लिखूं, मेरे पास दो घालकत है, एक घालकत काचे सरवैया है और एक घालकत हवाला है। तो काचे सरवैया के बाजू में लिखूं क्या हवाले के बाजू में लिखूं, अभी मैं क्या सोल्व कर रहा हूँ, काचा सरवैया सोल्व कर रहा हूँ, तो मैं किसके बाजू में लिखूंगा, क के बाजू में। कितना आ जाएगा मेरा, 400। मेरा सामने क्या था, घालकत अनामत था, तो घालकत अनामत कहाँ, हवाले की घालकत अनामत की काचे सरवैया की घालकत अनामत। अभी हम क्या सोल्व कर रहे हैं, काचा सरवैया सोल्व करें, तो वो जो घालकत अनामत दी हुई है कितने की घालकत अनामत मेरी, 700 रुपए की, उसको मैं क्या करूंगा, का के बाजू में लिख दूंगा 700। क्लियर, दो एंट्री करी। और ऐसा फॉर्मेट हमको कहाँ पे बनाना है, अन्य खर्च के नुकसान में, आराम से, धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगेगा, 3 4 बनाएंगे तुमको भी बनाते आ जाएगा, बनाओ अभी।
देख के 3-4 दाखिले हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक सब खुद से करने लग जाओगे। टाइम लगेगा, नया नया है। साइकिल चलाना सीखे थे टाइम लगा था ना, बस वार्षिक हिसाब सीखने में उतना ही टाइम लगता है, थोड़ा 7-8 दिन जाने देना। है, चलो आगे बढ़ो। अगला देखो, गालकत के नीचे कौन दिया है, कौन है? यंत्र। क्या होगा यंत्र धंधे के लिए? मिलकत, खर्च, नुकसान, तीनों में से कोई एक होगा। यंत्र क्या होगी धंधे की? मिलकत। मिलकत दो आ गई, कौन सी? दिन चालू, चालू। अच्छा बताना, यंत्र जो है वो धंधे में 1 साल से कम टाइम के लिए रहेगा या जब तक धंधा है, या लंबे टाइम तक के लिए रहेगा? यंत्र तो धंधे के लिए लंबे टाइम तक के रहता है, जिसकी वजह से वो धंधे की क्या बनती है? दिन चालू मिलकत। तो दिन चालू मिलकत में मैं क्या लिखूंगा? यंत्र। रकम कितनी यंत्र की बताओ? 18,250। तो उसको अंदर लिखेंगे 18,250। क्यों अंदर लिख रहा हूं मैं? मैंने उस पर क्या किया हुआ है? टिक किया हुआ है, हवाला है उसके ऊपर। देखो यंत्र बिन चालू मिलकत, बिन चालू मिलकत में यंत्र 18,250। देन चलो, यंत्र के नीचे पढ़ो क्या है? यंत्र पर, अरे यंत्र पर घसारा। अब ये जो घसारा दिया हुआ है, जब भी ऐसे घसारा दिया हुआ हो, अब हवाले पढ़ो। क्या हवाले के अंदर कहीं यंत्र पे घसारा गिनने का बोला है? हवाले पढ़ो, सवाल देखो, हवाले पढ़ो। हवाले में क्या कहीं पे यंत्र पर घसारा अपने को गिनने का बोला है? सवाल में, सवाल में दिखा तीसरा वाला? दिखा? यंत्र पर 10% ने फर्नीचर पर 5% घसारो गणो। मतलब कि जो काचे सरवैये के अंदर अपने को यंत्र पे घसारा दिया हुआ है ना, ये जूना घसारा होगा। क्या होगा अपने लिए ये? और जो नीचे दिया हुआ है वो अपने लिए क्या आएगा? नवा घसारा है। जो हमको काचे सरवैये में दिया हुआ है वो अपने लिए क्या माना जाएगा? जूना घसारा। और जो नीचे दिया हुआ है वो अपने लिए क्या आएगा? नवा। तो जब भी ऐसे दो घसारे आ जाए ना, तो जो जूना घसारा है ना वो यंत्र में प्लस करने का, और नवा क्या करने का? माइनस करने का। क्या बोल रहा हूं मैं? जब भी जूना घसारा दिया होगा हम उसको उसी में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? प्लस। प्लस घसारो, ब्रैकेट में लिख दूंगा जू, दैट मीन्स जूनो, जो कि कितना है अपना? 1750। 18,250 में 1750 मिला दो, कितना होगा? राउंड फिगर में आ जाएगा 20,000। 20,000 तुमको नीचे लिखना है, अभी बाहर करना नहीं है, क्योंकि हवाला अभी इसके ऊपर बाकी है। क्लियर? जूना घसारा हमेशा प्लस, नवा घसारा हमेशा क्या होगा? माइनस। एक कंडीशन और बता देता हूँ इसके अंदर। मान लो अगर मेरे को हवाले में नहीं देता तो मैं क्या करता? नहीं, फिर वो घसारा यहाँ नहीं आता, उस घसारे को मैं डायरेक्ट कहाँ पे ले जाता? अन्य खर्च के नुकसान में। क्योंकि ऑफिस की मिलकत है, उस पर जितना भी घसारा गिना जाएगा वो सब कहाँ पे आएगा अपना? अन्य खर्च के नुकसान में आएगा। क्लियर? क्लियर। दोनों कंडीशन बता दी। आगे, घसारे के नीचे फर्नीचर। बोलो क्या लगता है कहाँ आएगा फर्नीचर? फर्नीचर भी धंधे के लिए क्या है? मिलकत है, खर्चे, नुकसान है। कौन होगा? फर्नीचर तो धंधे की क्या रहेगी? मिलकत। अब दो मिलकत है, बिन चालू, चालू। चालू मतलब 1 साल से कम, बिन चालू मतलब 1 साल से ज्यादा। तो फर्नीचर धंधे में 1 साल के लिए रहता है, 1 साल से ज्यादा टाइम तक के लेके रहता है? लंबे टाइम तक के रहेगा फर्नीचर, जब तक खराब नहीं होगा तब तक। यहाँ पे एक लाइन छोड़ना या 2 लाइन छोड़ देना और उसके नीचे लिखना फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? 8,000। तो 8,000 अंदर लिखना, उस पर टिक करा हुआ है। नीचे एक डॉट मारता हूँ, मतलब कि एक लाइन को छोड़नी है फर्नीचर के अंदर। ठीक है, देखो फर्नीचर। और ये मैं जो एक एक एंट्री बता रहा हूँ कि हमको माइंड में रखनी है कौन सी कहाँ पे जा रही है, आगे यही सब आएगा। डन। चलो नेक्स्ट, फर्नीचर के नीचे देखो, परचूरण खर्च।
अब खर्च अपने पास कितने प्रकार के हैं, इधर 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 ध्यान, वहीवटी, वेचाण वितरण, नाणाकीय, अन्य। परचूरण खर्च अन्य में नहीं आएगा बेटा, पैसे के ऊपर तो है नहीं। परचूरण खर्च मतलब पहले वो तो बताओ, परचूरण खर्च यानी चाय नाश्ते पानी का जो खर्चा होता है वो अपना कौन सा खर्चा है, तो ये रोज बरोज का खर्चा होगा कि नहीं होगा, चाय नाश्ते पानी का जो खर्चा होता है वो रोज बरोज का खर्चा। और परचूरण खर्च मतलब के चाय नाश्ते पानी का खर्च, यानी कि वो अपना किसके अंदर आएगा, यानी कि परचूरण खर्च हमेशा तुम्हारे किसमें लिखने का, वही बटी खर्च के अंदर, यानी कि रोज बरोज का जो खर्चा होता है ना छोटा मोटा, उसको भी हमारे वही बटी के अंदर लिखना है। परचूरण खर्च यानी कि चाय नाश्ते का खर्चा, चाय नाश्ते का खर्च अपना कौन सा होगा, वही बटी खर्च। तो उस पर टिक किया हुआ है शायद अपने ने, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं परचूरण खर्च, छोटा लिख रहा हूँ। अगर जो ऑनलाइन देखो तो इसको 180p या 720 पिक्सल में देखना तो ही क्लियर दिखेगा, ठीक है, वरना क्लियर नहीं आएगा। तो कितने का है परचूरण खर्च अपना, 1500, 1500 अंदर, बाहर नहीं लिखना है, ठीक है, टिक करा हुआ है अंदर, और नीचे एक डॉट पाड़ने का ताकि याद रहे अपने को एक लाइन क्या करनी है, छोड़ने की, ठीक। चलो ठीक है, परचूरण खर्च 1500, डन। चलो नेक्स्ट, ભાડાપટ્ટાનું મકાન ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 वर्ष માટે कितना आएगा, भाड़ापट्टा मकान यानी अपने 4 साल 5 साल के लिए तुम देखते हो कि अलग अलग एटीएम देखते हो कि नहीं देखते हो, वो भाड़े पट्टे पे चलते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल की लीज पर, और कंपनी क्या करती है एक बार में पूरा पैसा दे देती है। तो ये भाड़ा पट्टा मकान मेरे लिए क्या है, मिलकत है, 4 साल के लिए तो मेरी जगह हो गई ना वो, तो 4 साल की मेरी क्या है, मिलकत। तो मैं उसको बिन चालू में लिखूंगी, चालू में लिखूंगी, बिन चालू में, क्योंकि 1 साल की ज्यादा जितनी भी मिलकत होंगी वो सब हमारे कहाँ पे आएंगी, बिन चालू में। लिखेगा कोई नहीं, खाली अभी देखेंगे, 1 मिनट देखना मत, अभी देखो, भाड़ा पट्टानु मकान, ठीक है, कितने का आएगा, 7,000 का। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कितना, 7,000 अंदर, क्यों अंदर लिख रहा हूँ समझना, ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ है, 4 वर्ष। तो आज 1 साल पूरा हो गया, अगर इसने यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब कोई तारीख नहीं दी हुई है, मतलब समझने का, हमने इसको कौन सी तारीख को खरीदा था, 1/4 को, आज हमारा नाणाकीय वर्ष यानी कि 1 साल हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। तो 1 साल की कीमत मेरे को माइनस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि आज मेरे को 1 साल पूरा हो गया, मतलब कि 1 साल इसकी कीमत क्या हो गई होगी, घट हो गई होगी, कम हो गई होगी। तो अगर मेरे को 1 साल की कीमत निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं, 7,000 कितने सालों के लिए था, 4 सालों के लिए था, तो 7,000 को अगर मैं 4 से भागाकार कर दूंगा तो 1 साल की कीमत आएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। 7,000 को 4 से भागाकार करो, 1750, ये मेरे कितने साल की कीमत है, 1 साल की कीमत, जो मैं क्या कर दूंगा इसमें से माइनस कर दूंगा, तुमको अभी लिखना नहीं है, अभी खाली सुनना है, देखो। तो माइनस करके तुम्हारे क्या लिखने का, मांडी वाड़ेल लिखने का, क्या लिखने का, मांडी वाड़ेल करना, मतलब कि उसकी कीमत कम कर देना, घटा देना, ठीक है। जो कितना है तुम्हारा 1750, 7,000 में से 1750 माइनस करो, 5,250, देन ये हुई पहली असर। ये जो ब्रैकेट में लिख के देगा ना जब भी कुछ, मतलब कि वहां पे समझ जाने का गर्भित हवाले, कौन से हवाले आएंगे, जिसको हम छुपे हवाले भी बोल सकते हैं, गर्भित हवाले भी बोल सकते हैं। और मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था हर हवाले की कितनी असर होती है, तो पहली असर मैंने क्या करा, भाड़े पट्टे मकान में से क्या करा, माइनस। दूसरा ये मेरे धंधे के लिए क्या होगा, खर्च होगा, खर्च होगा तो मैं उसको कहाँ पे लिखूंगा, अन्य खर्च के नुकसान में। जब भी मिलकत की कीमत माइनस करोगे ना उसमें ज्यादातर केस में अपने कहाँ के लिखेंगे, अन्य खर्च के नुकसान में। तो अन्य खर्च के नुकसान में क्या लिखेंगे, दिखेगा नहीं शायद यहाँ पे, बट कोशिश करना, दिख रहा है यहाँ पे तुमको लिखने का, मांडी, अरे आजा बेटे, मांडी वाड़ेल भाड़ा पट्टानु मकान, क्या लिखा है, मांडी वाड़ेल भाड़ा पट्टानु मकान, क्या लिखा है, मांडी वाड़ेल भाड़ा पट्टानु मकान, क्या लिखा है, मांडी वाड़ेल भाड़ा पट्टानु। कितना मांडी वाड़ा कितना कम करा, 1750, में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1750 आ जाएगा। देखो पहले भाड़ा पट्टानु मकान, उसमें से मांडी वाड़ो, दूसरी असर उसकी अन्य खर्च के नुकसान में, मांडी वाड़े भाड़ा पट्टानु मकान 1750, दोनों जगह लिख दो बाकी हो तो।
डन। चलो अगला। नहीं, ये माइनस कर दिया, बाहर कर दिया, मतलब बात खत्म, अब कोई जगह नहीं छोड़नी उसके नीचे। फर्नीचर के नीचे में कोई एक लाइन चाहिए बस। देन क्लियर। जैसे ब्रैकेट में देगा समझ जाना थोड़ा। अगला क्या है? पागड़ी। पागड़ी धंधे की मिल्कत है। कौन सी मिल्कत है? अदृश्य। हमेशा ध्यान रखना, पागड़ी हमेशा चालू मिल्कत में, असल में इसका अलग से बनाया जाता है। इसकी सब हेडिंग ये दृश्य मिल्कत के, सॉरी, अदृश्य मिल्कत के नीचे आती है, लेकिन अपने ने ऐसा कुछ बनाया नहीं, क्योंकि ज्यादातर माहिती देता नहीं है। तो एक काम करने का, चालू मिल्कत के ऊपर हमेशा तुम्हारे क्या लिख देने का? पागड़ी। कितने की है पागड़ी? 40,000। पागड़ी के बारे में बता चुका हूँ डिटेल में, क्या है क्या नहीं है, बात हो चुकी है उसकी, ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल में नहीं जाता। लिख दो चालू मिल्कत के ऊपर पागड़ी। देन नेक्स्ट, व्यापार खर्च। व्यापार खर्च मैंने बताया था, व्यापार खर्च हमेशा धंधे के लिए क्या होता है? वही वटी खर्च। व्यापार खर्च हमेशा धंधे के लिए क्या होता है? व्यापार खर्च मतलब कि धंधा करने के लिए जो खर्चा कर रहे हैं ना, वो ट्रेड एक्सपेंस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो परचूरण खर्च की एक लाइन छोड़ के अपने क्या लिखेंगे? व्यापार खर्च। कितने का है व्यापार खर्च? 1250। तो बाहर आ जाएगा अपना कितना? 1250, क्योंकि अपने ने उस पर कोई टिक मार्क किया हुआ नहीं। ध्यान से लिखना, व्यापार खर्च 1250। देन वही वटी खर्च में बेटा, ऊपर नहीं, वही वटी खर्च में क्या लिख रहा है? लिखा नहीं, लिख लिख लिया। चलो नेक्स्ट। ओके, भाड़ू अने वेरा। भाड़ू मतलब के रेंट, हर महीने देना पड़ेगा। वेरा मतलब के टैक्स। अब मेरे को बताना, भाड़ा हर महीने देना पड़ेगा, कभी कभार दोगे हर महीने? और अगर हर महीने कोई खर्चा करना पड़ा है तो वो भी अपना क्या आएगा? वही वही खर्च। तो व्यापार खर्च के जस्ट नीचे में लिखूंगा भाड़ू अने वेरा। कितने का है रकम बता दो, टिक है कि नहीं वो देख लो। 5,000 टिक किया हुआ है, तो रकम में कहा लिखूंगा? अंदर, रकम के कॉलम में लिखने का, जिसपे टिक किया हुआ है उसको अंदर रखने का। देखो भाड़ू ने मेरा व्यापार खर्च के नीचे 5,000। देन नेक्स्ट, आवक माल गाड़ा भाड़ू। कल अपने ने चर्चा करी थी दो, आवक माल गाड़ा भाड़ू और जवक माल गाड़ा भाड़ू। मैंने तुमको बताया था, फैक्ट्री से फैक्ट्री, फैक्ट्री से ऑफिस तक के अगर माल सामान पहुंचा रहे तो अपने लिए क्या आएगा? आवक माल गाड़ा भाड़ू। ये उत्पादन या तो खरीदी के रिलेटेड खर्चा है, जिसकी वजह से व्यापार खाते में उधार तरफ आता है। दूसरा मैंने तुमको बताया था जवक माल गाड़ा भाड़ू। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो घर घर जाके जो डिलीवरी करते हैं, तो जिसकी वजह से वो अपने लिए क्या बनता है? वेचाण। जावक माल बोले तो कहाँ आने का? वेचाण वितरण। आवक माल बोले तो व्यापार खाते में उधार तरफ। जावक माल बोले तो वेचाण वितरण। आवक माल बोले तो व्यापार खाता। जावक माल बोले तो वेचाण वितरण। आवक माल बोले तो व्यापार खाते में उधार तरफ। कहाँ लिखने का? खरीदी की 4-5 लाइन, या जितनी लाइन तुमको अच्छी लगती है 10 लाइन उतना छोड़ के लिखना, आवक माल गाड़ा भाड़ू। लेकिन नीचे की 2-3 लाइन ऊपर लिखना करके, ठीक है, वो चलेगा। आवक माल गाड़ा भाड़ू। कितने का है आवक माल गाड़ा भाड़ू अपना बेटा? चार्ज। देखो, आवक माल गाड़ा भाड़ू व्यापार खाते में उधार तरफ, बीच में 400, बीच में कहीं पे भी लिख देने का। डन। डन, चलो आगे बढ़े, हंस रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? बैंक ब्याज। बैंक ब्याज क्या होगा? पैसे के ऊपर खर्चा होगा कि नहीं होगा? अपने पैसे के खर्चे के लिए अलग से कॉलम है कि नहीं, अलग से नाम है कि नहीं? नाणाकिय खर्च। तो नाणाकिय खर्च के अंदर ही तुम्हारा क्या आ जाएगा? बैंक ब्याज। टिक विक नहीं है उसके ऊपर, डायरेक्ट बाहर फेंकेंगे उसको। कितने का है बैंक ब्याज? 500। तो 500 आ जाएगा यहाँ, ठीक। देखो बैंक ब्याज नाणाकिय खर्च में, नफा नुकसान खाते में उधार तरफ नाणाकिय खर्च के अंदर बैंक ब्याज 500। डन बेटे, डन डन। चलो नेक्स्ट,
बीमा प्रीमियम, अच्छा कल ही बताया था बीमा प्रीमियम के बारे में। बीमे की रकम हर महीने देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। और हर महीने कोई खर्चा करना पड़े तो, हर महीने कोई खर्चा करना पड़े तो वही बड़ी खर्च। तो भाड़ू और वेरा के अंदर एक लाइन छोड़ ली है, वो एक लाइन छोड़ के हम क्या लिखेंगे? बीमा प्रीमियम। कितने का है बेचारा बीमा? 800। 800 से डायरेक्ट रकम में उस पर हमने टिक किया हुआ नहीं है। देखो बीमा प्रीमियम। देन देख लेना वीडियो चल रही है कि बंद हो गई। चलो ओके। चलो नेक्स्ट, पगार क्या है? बोलो तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है, कहाँ आएगी पगार? वही बड़ी खर्च। पगार हर महीने देने पड़ेगी, कभी कभी चल आज रख ले आगे नहीं, हर महीने देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वही बड़ी खर्च है। तो बीमा प्रीमियम के जस्ट नीचे लिखेंगे पगार, और पगार पे हमने टिक करा हुआ है, ठीक है। पगार कितनी की है? 15,000। ऑफिस का खर्चा है, ठीक है, तो 15,000 अंदर लिखेंगे। नीचे एक लाइन चाहिए तो एक डॉट मार देंगे, देखो पगार। ये लिखी पगार 15,000 अंदर, ठीक है। ध्यान से देखना पड़ेगा, जगह अपने पास थोड़ी कम है, थोड़ी नहीं ज्यादा कम है। चलो देन, चलो पगार के नीचे आओ, क्या है? मजूरी। कल मैंने बताया था तुमको दो बड़े नाम जो व्यापार खाते में आते हैं। ये जो खर्चा है ये किसका है? ऑफिस का है। ये खर्चा किसका है? जहां पे खरीदी या तो उत्पादन होता है। तो मजूरी ऑफिस वालों को दोगे कि उनको पगार मिलती है? उनको पगार मिलती है जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं। लेकिन जो उत्पादन करते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अपना, जहाँ पे चीजें बनाई जा रही है, उन लोगों को हम क्या देते हैं? मजूरी देते हैं, जिसकी वजह से वो खरीदी या उत्पादन का खर्चा है, तो वो हमेशा कहाँ पे आएगा? व्यापार खाते में उधार तरफ। क्या ध्यान में रखना है? पगार हमेशा वही वटी में, मजूरी हमेशा व्यापार खाते में। पगार हमेशा वही वटी में, मजूरी हमेशा व्यापार खाते में उधार तरफ। पगार हमेशा वही वटी में, मजूरी हमेशा व्यापार खाते में उधार तरफ। तो यहीं पे मैं क्या लिख दूंगा? मजूरी आवक माल गाड़ा भाड़ू के नीचे ऊपर जहां तुमको पसंद लगे वहां लिख दो। 14,000 का है, 14,000 से बाहर फेंक दो। डन 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 डन। चलो नेक्स्ट, अगाउती चुकवेल बीमो बताया है। बीमे का पैसा अपने ने क्या करा? पहले से चुका दिया। अकाउंट के अंदर दिमाग में बात डाल के रखने का, कोई भी खर्चा जो अपने एडवांस में कर देते हैं वो आगे जाके करना पड़ता, जिसकी वजह से अगाउती चुकवेल बीमा हमेशा तुम्हारे काम पे लिखने का। चल अगाउती चुकवेल बीमा ही नहीं, अगाउती चुकवेला कोई भी खर्च होगा ना उसको हमेशा कहाँ लाके लिखने का? चालू मिलकत में। रोकड़ से लग के नीचे लिखूंगा अगाउती चुकवेल बीमा, यानी कि बीमा का पैसा एडवांस में दे दिए, आगे जाके भरना पड़ेगा नहीं। तो वो अपनी मिलकत है, कौन सी मिलकत है? चालू मिलकत। तो कितना है? 200। 200 लिखो। देन एक तिहाई हिस्सा हो गया दाखिले का, ठीक है। 3 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा पूरा हुआ, 2 हिस्से बचे। आओ जमा तरफ। जमा तरफ क्या क्या है? छोटी छोटी है। मूड़ी लिख दिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने क्या लिखे थे? मूड़ी। उसके नीचे आओ, लेनदार। लेनदार कहाँ पे आएगा? तो देखो देवादार कहाँ लिखा है? चालू मिलकत। तो उसके सामने हमेशा क्या आएगा तुम्हारा? देवादार हमेशा चालू मिलकत। चालू देवा में हमेशा क्या आएगा? लेनदार। लेनदार कौन? जिन लोगों को भविष्य में पैसा चुकाना है, जिन लोगों से अपने ने उधार पे माल खरीदा हुआ है, वो क्या माने जाते हैं अपने लिए? लेनदार माने जाते हैं। तो चालू देवा में अपने क्या लिखेंगे? लेनदार। कितने के हैं लेनदार बताओ? 35,000। तो 35,000 रकम में, क्योंकि उसमें हमने कोई टिक मार्क किया हुआ नहीं है। बाकी सरवैये में मूड़ी देवा बाजू चालू देवा के अंदर हम लिखेंगे क्या? लेनदार। कितने से? 35,000 से। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या है? खरीद माल परत। क्या करना चाहिए बोलो? अपने ने वेचाण माल परत का क्या करा था? वेचाण में से माइनस करा था। खरीद माल परत का क्या करेंगे? खरीदी में से माइनस करेंगे। आओ खरीदी को ढूंढो। व्यापार खाते में उधार तरफ पहली लाइन में के नीचे अपना क्या लिखा है? खरीदी। खरीदी के नीचे क्या आएगा? खरीद परत। कितने का माल रिटर्न करा बेटे? 1,500। तो 60,000 में से 1,500 कटे तो कितने बचे? बोलो। 58,500। 58,500 बाहर खरीद माल परत, खरीदी में से माइनस। अच्छा है ना दाखला? हाँ।
थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आसान भी लगेगा। चलो नेक्स्ट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। कल बताया था बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग मैंने तुम लोगों को कि क्या होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बता क्या होता है। बैंक में जितना पैसा पड़ा है उससे ज्यादा पैसा अगर अपने निकाल लेते हैं तो क्या बन जाता है बैंक। 5 पड़ा था, ये सिर्फ करेंट अकाउंट पे यानी कि चालू खाते में ऐसी फैसिलिटी मिलती है अपने को कि 5 पड़ा था उसकी जगह मैंने 7,000 निकाल लिया, यानी कितना વધાरे का निकाला तो 2,000 मेरे को क्या माना जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट माना जाएगा। अच्छा तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे लिए क्या है, देवा होगा। देवा मतलब कि अपने लिए कर्जा। तो अब दो हैं, बिन चालू, चालू। एक चीज ध्यान रखना, बिन चालू में सिर्फ एक ही देवा आएगा, वो भी कौन सा, उसके अलावा कोई आएगा, जितना भी देवा हो ना बाकी का वो सब तुम्हारे कहाँ पे लिखने का, क्या बोल रहा हूँ, बिन चालू देवा के अंदर एक ही देवा आएगा, वो देवा हमारा कौन सा रहेगा, बाकी का जितना भी देवा होगा वो सारा तुम्हारे कहाँ पे लिख देने का, चालू देवा में। तो ये जो अपना कौन सा आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब कि जो વધાरे का पैसा लिया हुआ है उसको अपने कहाँ पे लिखेंगे, चालू देवा में। बैंक ओवरड्राफ्ट को मैं शॉर्ट में बीओडी लिख रहा हूँ, तुम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट पूरा लिखना, ठीक है। तो बीओडी मेरे को कितने का दिया हुआ है, 8,000 का। देन चलो नेक्स्ट, उसके नीचे आओ, पहचान। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। स्टार्टिंग करे थे लिखा पहचान, ऑलरेडी लिख चुके हैं। पहचान के नीचे गालगत अनामत का भी अपने ट्रीटमेंट कर चुके हैं, कहाँ गया फॉर्मेट में, पिछले नंबर पे ये भी आ गया है, दोनों हो चुके हैं, ठीक। फिर मजूरी ना बाकी देवा, अब समझना, अब इनको हम मैं मजूरी ना बाकी देवा बोलूं या बोलूं मैं इसको चुकव्वा नहीं बाकी मजूरी, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम। क्या बोल रहा हूं मैं, मजूरी ना बाकी देवा बोलो या उसको क्या बोल लो तुम लोग, चुकव्वा नहीं बाकी मजूरी, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम। और ध्यान रखना अकाउंट के अंदर कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी हो तो धंधे के लिए क्या बनता है, देवा बनता है। क्या बनता है, बिन चालू देवा नहीं, क्या बनता है, देवा। अब देवा दो प्रकार के, बिन चालू, चालू। तो मैंने बोला है बिन चालू में तो किसको लिखो, सिर्फ लोन को, तो ये लोन है, नहीं ये क्या है, सिर्फ चुकवाना बाकी मजूरी, जिसकी वजह से हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, चालू देवा के अंदर। तो चालू देवा के अंदर हम क्या लिखेंगे, चुकवानी बाकी मजूरी भी लिख सकते हैं हम इसको, या फिर मजूरी ना बाकी देवा भी लिख सकते हैं, जो कि कितना है, 1,000 रुपए का। कुछ भी लिखो माना नहीं। क्लैरिफिकेशन के साथ चलना, एक एक चीज क्लियरली समझना, आगे काम में आएगी, जब रिपीट होंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जिसका इंतजार था वो आ गया। गीता ने 8 टका लोन 1/10/16 को ली थी, कितने की, 15,000 की। तो मैं बोल रहा था काफी देर से कि बिन चालू देवा में एक ही चीज आती है, बिन चालू देवा में एक ही चीज आती है, कौन आता है, लोन। तो वो आया कि नहीं आया, अपने ने लोन ली हुई है, लोन अपने लेके आएगा, देवा, वो भी कौन सा होगा, बिन चालू देवा। तो बिन चालू देवा में लिखूंगा मैं, गीता ने 8 टका लोन, कितने की लोन ली मैंने, 15,000, लिखो, गीता ने 8 टका लोन 15,000। अब यहाँ पे गर्भित हवाला सामने आएगा, तो समझाने के लिए थोड़ी अपने को जगह चाहिए, समझते हैं, इसको हटाते हैं, बाद में लिखते हैं। देन देखिए समझना, इधर ध्यान खास, गर्भित हवाला है, ये मैंने लोन ली हुई है, तो मैं लोन पे ब्याज का पैसा चुकाऊंगा कि नहीं चुकाऊंगा, ये लोन मैंने किससे ली हुई है, गीता से। कभी भी लोन लोगे तो उसके ऊपर हमको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। हमने पूरा दाखला करा, हमने उधार बाकी पूरी सोल्व कर दी, क्या कहीं पे भी गीता ने लोन पर ब्याज आया, नहीं आया। मतलब कि लोन पर जो ब्याज है उसका पैसा क्या है, अभी चुकाना बाकी है, क्या है, चुकाना बाकी है, ठीक है। अब कितना चुकाना बाकी है वो निकालते, लोन कितने की थी, तो 15,000 का कितने टका ब्याज देना है, 8 टका, तो 15,000 का 8 टका निकालो पहले, 15 × 120 यानी कि 1,200। अब ये जो 1,200 ब्याज आया वो थोड़ा सोच के बताना, पूरे साल का आया कि नहीं आया। जब भी हम टकावारी निकालते हैं तो उससे जो भी ब्याज आता है वो हमेशा पूरे साल का आता है। अपने ने ये लोन कब ली थी, तारीख दी हुई है देखो ब्रैकेट में, 1/10/16 को लोन ली थी। मैं हिसाब कब तक लिख रहा हूँ, 31/3/17 तक के मैं हिसाब लिख रहा हूँ। तो 1/10/16 से 31/3/17 तक अभी कितने महीने हुए, 1/10 मतलब कि 10वें महीने की पहली तारीख, तो 10वां महीना काउंट होगा, 10वां 11वां 12वां 1 2 3,
कितने महीने हुए? 6 महीने हुए। तो जो मैं ब्याज है वो 6 महीने का चुकाऊंगा या पूरे साल का चुकाऊंगा? 6 महीने लोन लिए हुए मुझे 6 महीने हुए हैं, तो मैं ब्याज भी कितने महीने का दूंगा? और मैं बोल रहा हूँ तुमको, ये जो तुमने 1200 निकाला है ये कैसा निकाला है? पूरे साल का आया है, तो मेरे को इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 6 महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6 महीने में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1200 को हम भाग लगा देंगे कितने से? 12 से। तो 1 महीने का ब्याज आएगा। मेरे को चाहिए कितने महीने का? 6 महीने का। तो मेरे को गुणाकार किससे करना पड़ेगा? 6 से। तो 1200 भाग्या 12 गुणिया 6 करो, कितना आया? 600। कुछ लोगों का दिमाग बोलेगा कि सर डायरेक्ट आधा कर दो ना 1200 का, तो क्या जाएगा? बेटा 3 महीने का बोला होता तो, बेटा 2 महीने का बोला होता तो, 5 महीने का बोला होता तो क्या करता? उस कंडीशन के लिए हमेशा क्या करने का? भागाकार किससे करने का और गुणाकार किससे करने का? जितने महीने बोले उतने महीने से कर लेने का। तो हमेशा ऐसे ही चलने का, जो तरीका आसान रहेगा। तो ये जो 600 रुपये ब्याज आया ये मैंने चुका दिया, चुकाना बाकी है? चुकाना बाकी है, क्योंकि कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। तो मैंने बोला कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी है तो अपने लिए क्या बनता है? देवा। अब देवा दो प्रकार के, बिन चालू, चालू। मैंने बोला बिन चालू में तो खाली कौन आएगा? लोन। तो ये जो चुकाने का बाकी है वो किस में लिखा जाएगा? चालू देवा में। तो जो इसकी पहली असर है वो हम यहाँ करेंगे, लिखेंगे क्या? चुकवવાનો बाकी गीतानी लोन नु ब्याज। कितना चुकाना बाकी है वो हमने रकम निकाली, क्या आया? 600 रुपये चुकाना बाकी है। तो 600 पहली असर। हर हवाले की दो असर होती है। देन अब इसकी दूसरी असर, लोन क्या था? पैसा। पैसे के ऊपर मेरा क्या गया? और पैसा, मतलब के खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? और जब भी पैसे के ऊपर खर्चा होगा तो उसकी दूसरी असर कहाँ रखोगे? नाणाकिय खर्च में करना पड़ेगा। तो नाणाकिय खर्च हमने बनाया ही इसलिए है कि जितना भी पैसे के ऊपर खर्चा होगा वो खर्च यहाँ ला के। तो यहीं पे हम लिखेंगे, मैं थोड़ा बुझा देता हूँ यहाँ पे, ठीक चला लेना। यहाँ पे क्या लिखो? यहाँ चुकाना बाकी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे वर्ड आना चाहिए गीतानी लोन पर ब्याज। कितना था? 600 रुपए। तो यहाँ पे आएगा गीतानी लोन पर ब्याज 600 रुपए। नफा नुकसान खाते में उधार तरफ नाणाकिय खर्च के अंदर आके लिखो गीतानी लोन पर ब्याज कितना रुपया? 600 रुपया। कितना रुपया? 600 रुपया गीतानी लोन पर ब्याज। नफा नुकसान खाते में उधार तरफ नाणाकिय खर्च के अंदर गीतानी लोन पर ब्याज। ये सबसे ट्रिकी था, जो में भी 19-20 आया होगा, आगे 2-4 दाखिलों में और करेंगे, क्लियर हो जाएगा। देन देन अगला क्या है? देव। अब समझना, हमेशा लेनदार के साथ देवी हुंडी रखने का। क्या बोल रहा हूँ? लेनदार के साथ देवी हुंडी और देवादार के साथ लेनी हुंडी। क्या बोल रहा हूँ? लेनदार के साथ देवी हुंडी, देवादार के साथ लेनी हुंडी। क्या बोल रहा हूँ? लेनदार के साथ देवी हुंडी, देवादार के साथ लेनी हुंडी। तो अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को? देवी हुंडी। तो जहां लेनदार लिखा है ना, उसी समाज पे उसी जगह पे हमारी कौन आ जाएगी? लेनी हुंडी आ जाएगी। ठीक है, ये एक टाइप का दस्तावेज होता है। लेनदार मतलब कि सॉरी देवी हुंडी, एक मिनट एक मिनट, इधर ध्यान, लिखना बाद में, समझो। लेनदार मतलब कि जिन लोगों को पैसा चुकाना है लेकिन हम कभी भी दे सकते हैं, कोई हमारा एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है कि इतनी तारीख को मेरे को इतना पैसा देना ही पड़ेगा। देवी हुंडी का मतलब क्या होता है? सामने वाले को हमारे ऊपर भरोसा नहीं था, तो हमारे बीच में एक दस्तावेज हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया। जब मैंने उसको उधार पे माल खरीदा था, मैंने उसको लिखान दे दिया, लिख के दे दिया, नीचे उसमें मेरी सिग्नेचर रहेगी कि मैं इतनी तारीख को इतना पैसा सामने वाले व्यक्ति को क्या करूंगा? दे ही दूंगा। वो जो दस्तावेज होते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? देवी हुंडी। यानी कि लेनदार की कंडीशन में भी पैसा देना है, देवी हुंडी की कंडीशन में भी हमको पैसा चुकाना है, लेकिन वो पैसा अभी नहीं चुकाना है। कब चुकाना है? भविष्य में। और कोई भी पैसा भविष्य में चुकाना है वो हमारे लिए क्या बनता है? देवा। इसीलिए लेनदार देवी हुंडी दोनों यहाँ पे आते हैं। तो देवी हुंडी कितनी है अपनी? 200 की। तो यहाँ पे अपने कितना लिख देंगे? 200। देखो, देन वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर दो। पॉज वाला बटन दबाना, रोकना मत। हवाले स्टार्ट करते हैं। पहला हवाला क्या आएगा? पढ़ो। आकर स्टॉक ₹45,000 से जिनी बाजार कीमत 10% વધુ છે। क्या बोलेगा? વધુ। कभी भी વધુ बोले आकर स्टॉक के अंदर तो ध्यान में लेने का नहीं। क्या बोल रहा हूँ? कभी भी आकर स्टॉक में વધુ बोले तो ध्यान में लेने का नहीं। क्या बोल रहा हूँ? कभी भी વધુ बोले तो ध्यान में लेने का नहीं। तो आखिर स्टॉक की कीमत कितनी होगी? 45,000। हवाले में है तो दो असर, हवाले में है तो
दो असर। पहली असर, व्यापार खाते में जमा तरफ बीच में क्या लिखने का, आखिर स्टॉक 45,000। अभी तुम लोग मत लिखो, पहले सुनो बाद में लिखना। आखिर स्टॉक पहली असर, व्यापार खाते में जमा तरफ बीच में क्या लिखने का, आखिर स्टॉक। ठीक है। दूसरी असर, कोई भी स्टॉक धंधे के लिए शुरुआत के स्टॉक को छोड़ के कोई भी स्टॉक दिया होगा ना, वो क्या बनेगी अपनी चालू मिलकत, क्योंकि वधारा घटाड़ा होते रहता है। ठीक है। तो चालू मिलकत में लिखने का क्या, आखिर स्टॉक कितने का आएगा, 45,000 का। क्लियर। पहली असर व्यापार खाते में जमा तरफ बीच में, दूसरी असर चालू मिलकत के अंदर लास्ट में आखिर स्टॉक कितने का आ जाएगा, 45,000 का। कितनी लाइन का, बीच में, मतलब कि जैसा ठीक लगे वैसा। हाँ, इधर सामने लिखो कोई बात नहीं, बीच में लिखो कोई बात नहीं, उसको कोई वादा नहीं आएगा। नीचे की तीन एक लाइन बस खाली चाहिए खाता बंद करने के लिए। आखिर स्टॉक की दो असर, एक व्यापार में जमा, दूसरी चालू मिलकत में। एक व्यापार में जमा, दूसरी चालू मिलकत में। देन नेक्स्ट, ભાગીદાર ને મૂડી પર વાર્ષિક 5% વ્યાજ આપવાનું છે તથા ઉપાડ પર 10% લેખી વ્યાજ વસૂલ કરવાનું છે, यानी कि मूडी पे और उपाड़ पे व्याज गिरना है। मूडी पे 5%। मूडी कहाँ पे लिखी थी, मूडी खाते में जमा तरफ। हमेशा ध्यान रखना, मूडी के नीचे मूडी पर ब्याज आएगा और उपाड़ के नीचे उपाड़ पर ब्याज। तो मूडी के नीचे ब्याज लिखेंगे, तारीख हमेशा आखिर की देंगे, यानी कि 31/3/17। क्या लिखेंगे अपने, मूडी पर ब्याज कितने टका ब्याज देना है, मूडी पे 5%। कैलसी उठाओ, 80,000 का 5% निकालो, 8 पंचे 40, यानी कि कितना हो जाएगा, और 7 पंचे 35, मतलब कि कितना हो जाएगा, 3500। पहली असर इधर देखो 2 मिनट, मूड़ी पर ब्याज मूड़ी खाते में जमा तरफ, दूसरी असर क्रॉस में चलेगी। कैसे चलेगी, अगर मूड़ी खाते में जमा तरफ लिखा है तो नफा नुकसान पावनी में कहाँ पे आएगा, दाएं तरफ। एक लाइन ऊपर की छोड़ने की, और उसके बाद तुमको लिखने का क्या, मूड़ी पर ब्याज, फिर नीचे दोनों का नाम, एक राम दूसरा श्याम। राम का ब्याज कितना आया, 4,000। श्याम का ब्याज कितना आया, 3500। यानी कि भागीदार के अंदर भागीदारों का कोई भी फायदा नुकसान ब्याज की बात होती है ना, तो सिर्फ वो ये दो खानों में ही आएगा। धंधे का जितना होगा वो ये 3 खानों में आएगा, भागीदार का ये 2 खानों में। भागीदार का अगर पगार, भागीदार का कमीशन है, तो वो नफा नुकसान फाड़वनी खाते में आता है। फाड़वनी का मैंने तुमको बताया नहीं था, सिर्फ पगार बोलता है तो अपने यहाँ लिखते हैं, भागीदार की पगार बोलता है तो कहाँ लिखते हैं, फाड़वनी में लिखते हैं। या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, यानी कि ये 2 खाते अपने किसके लिए बनाते हैं, स्पेशल भागीदारों के लिए बनाते हैं अलग से। ठीक है। अभी 4,000 और 3500 मिला तो कितना होगा, 7,500 आ जाएगा। बात समझ गए। मूडी के नीचे लिखा मैंने मूडी पर ब्याज, दोनों की टकावारी निकाली, दूसरी असर कहाँ पे करी, क्रॉस में। एक लाइन छोड़ी, लिखा मूडी पर ब्याज, दोनों का नाम, दोनों को प्लस करा, बाहर करो। देन जल्दी लिखो थोड़ा। चलो इधर जाए। अगला क्या आएगा, उपाड़ पर ब्याज। तो उसमें भी तारीख आकर क्या आएगी, 31/3/17। उपाड़ के नीचे उपाड़ पर ब्याज, मूड़ी के नीचे मूड़ी पर ब्याज। तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, उपाड़ पर ब्याज कितने टका आएगा, 10%। 18,000 का 10%, 16,000 का 10%, 1600। यहाँ पे उधार में, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, जमा में। यहाँ पे मूड़ी पर ब्याज, तो उसी के सामने उपाड़ पर ब्याज, सेम पैटर्न में। दोनों भागीदार का नाम राम और श्याम। राम का कितना आया, 1800। श्याम का कितना आया, 1800। 1600 मिला तो, हाँ, समझ गए। उपाड़ के नीचे उपाड़ पर ब्याज, 18,000 का 10%, 1800। 16,000 का 10%, 1600। दूसरी असर क्रॉस में, उपाड़ पर ब्याज, राम श्याम, 1800 1600 मिला के हो गया 3400।
देन चलो नेक्स्ट, यंत्र पर 10 टका, फर्नीचर पर 5 टका घसारो गुणो। पहले यंत्र पे घसारा गिनते हैं, आओ। यंत्र कहाँ पे है? ये रहा यंत्र। यंत्र पे कितने टका? और ये नवा घसारा होगा, ये पुराना जूना घसारा था, ठीक है। तो घसारो ना कितने टका आएगा? 10 टका। तो 20,000 का 10 टका, 20 में से 2 गया, कितना बचा? 18,000। पहली असर, इधर ही ध्यान। दूसरी असर, जब भी ऑफिस की मिलकतों पर घसारा गिनेंगे तो उसकी दूसरी असर हमेशा कहाँ पे करेंगे? अन्य खर्च के नुकसान में। अन्य खर्च के नुकसान में क्या लिखेंगे अपने यहाँ पे? किस पे घसारा गिना अपने ने? यंत्र पर। तो यहाँ पे तुम्हारे लिखने का यंत्र पर घसारो, यंत्र पे घसारा अपना कितना आया? 2,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,000। पहली असर यंत्र में से माइनस दूसरी असर अन्य खर्च के नुकसान में, एकदम लास्ट में यंत्र पर घसारा कितना आ जाएगा? 2,000। देखो, हाँ ये नफा नुकसान खाता है का, ये व्यापार खाता है, ये फाड़ावनी है, ये अलग है। ये ननु फाड़ावनी है बेटा, उसमें इसमें फर्क है। कोई ना, अभी लिखिए। देन अगर गलत हो गया तो अभी जाने से बाद में ठीक करना, अभी आगे देखिए। हाँ तो अभी जाने से बाद में ठीक करना चलेगा। चलो अगला, फर्नीचर पे कितने टका? 5 टका घसारा गिनना है। आओ, फर्नीचर कितने के हैं? 8,000 के। 8,000 का कितना टका? 5 टका। घसारा हमेशा क्या करने का? मिलकत में से माइनस करने का। क्या करने का? हमेशा मिलकत में से माइनस, जब भी बोले तब। तो 8,000 का 10 टका के 5 टका? 5 टका निकालो। 8,000 का 5 टका 400। 8,000 में से 400 माइनस करो, 7,600। हर हवाले की 2 असर होती है, हर हवाले की 2 असर। पहली असर अपने वहां पे माइनस करे, दूसरी असर कहाँ पे आएगी घसारे की? अन्य खर्च के नुकसान में। क्या लिखोगे? किस पे घसारा है? फर्नीचर पर। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर पर घसारो। कितना आया फर्नीचर पर घसारा अपना? 400। तो यहाँ पे रकम आ जाएगी हमारी कितनी? 400 रुपये। 2 असर क्लियर। कभी भी घसारा बोले इसी प्रकार से गिनने का, पहला मिलकत में से माइनस, दूसरा अन्य खर्च के नुकसान में। ठीक ठीक। आपको एंट्री नहीं आनी चाहिए, दिखेगा नहीं फिर वहां पे से, नहीं आएगी। डन। बाकी देखो, फर्नीचर पर घसारो 400, एकदम लास्ट में। हाँ वो 2,000 है। हाँ वो थोड़ी क्या जगह की कमी। चलो अगला, देवादार पर 5 टका घालका अनामत की जोगवाई करो। क्या करना है? देवादार पे 5 टका घालका अनामत गिनना है। तो आओ, देवादार है कितने के? देवादार कितने के? उसी के नीचे लिखने का माइनस घालका अनामत। कितने टका? 5 टका। 45,000 का 5 टका निकालो, 2250। पहली असर यहाँ पे माइनस करेंगे, 45,000 में से 2250 माइनस करो, बताओ। 42,250 पहली असर। इधर ध्यान, देवादार में से माइनस करे, दूसरा फॉर्मेट बनाया है। फॉर्मेट में ये क्या थी? घालकत अनामत थी, और अभी हम क्या सोल्व कर रहेंगे? हवाले। तो घालकत अनामत ह के बाजू में लिखना, घालकत अनामत ह के बाजू में कितना आएगा? 2250। इधर ही ध्यान दो, अब कोई असर नहीं आने वाली है तो इसको सोल्व करते हैं। 2250 में 400 मिलाओ, 2250 में 400 मिलाओ, 2600, क्योंकि ये तीनों को प्लस करना है। कितना आया? 2600। 2650 में से 700 माइनस कर दो, 1950 अपना कहाँ पे आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। समझे कैसे बंद करें? ये जो पहली 3 रकम होगी उनको प्लस करके नीचे लिखना है, लास्ट वाले को माइनस करके क्या कर देने का? बाहर कर देने का। डन। डन लिखो। पहली असर यहाँ पे माइनस करना देवादार में से, दूसरी असर फॉर्मेट में लिखना 2250, और वो 2 को प्लस करना, नीचे लिखना 700 माइनस करना 1950 को बाहर।
2250 के नीचे यहाँ 2650 का, थोड़ा समझ के लिखना, ठीक है। दोबारा लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अच्छा लिखा दे। चलो, उसके नीचे 700 गाल का तनामत, वो माइनस करनी है, वो माइनस करके बाहर कर देंगे 1900। इधर ये ना देवादार में से माइनस करें ना गाल का तनामत 2250, पहले असर यहाँ पे होगी, बाद में वहां पे होगी। कितना आ रहा है? 45,750, सही है, चेक कर लिया, कोई बात नहीं, 45,750 आएगा। देखिए, ठीक है अमित, ध्यान से, वरना फिर गलत जवाब आता अपना। चलो कोई ना, अभी टाइम है बेटा, आगे बढ़ो। चुकवाना बाकी खर्चा, पगार सबसे पहले चुकाना बाकी है। पगार देखो कितना चुकाना बाकी है, 500। आओ पगार पे पगार कहाँ लिखी तुम, क्या यहाँ कैसे बदलाएगा बेटा, यहाँ तो 2250 लगाया ना, अपने टोटल से कोई लेना देना नहीं ना। इधर ध्यान है, पगार पे कितना चुकाना बाकी है, 500। तो पगार के नीचे आएंगे, प्लस करके लिखेंगे चुकवानो बाकी। ध्यान रखने का कि चुकाना बाकी हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, चुकाना बाकी हमेशा तुम्हारे क्या करने का, प्लस करने का। कितना चुकाना बाकी है, 500। तो 15,000 में 500 मिलाओ, कितना हो जाएगा, 15,500 हो जाएगा। पहली असर। अब दूसरी असर सुनो, कोई भी खर्चा चुकाना बाकी है तो अपने लिए क्या माना जाएगा, देवा माना जाएगा। मैंने बताया था, कोई भी खर्चा अगर चुकाना बाकी है तो अपने लिए क्या आएगा, देवा। देवा दो है, बिन चालू, चालू। बिन चालू में तो खाली कौन आएगा, लोन। बाकी जितना भी देवा है उसको कहाँ पे चढ़ाने का, चालू देवा में। तो यहीं पे मैं क्या लिखूंगा, चुकवाना बाकी पगार। कितना चुकाना बाकी है, 500 रुपए। दो असर, पहली असर उस खर्च में क्या करो, प्लस करो। दूसरी असर कहाँ पे, चालू देवा में लिखो। पहला, पगार के नीचे प्लस चुकवानो बाकी लिख के प्लस करो, और प्लस करके 500 को, 15,500 को बाहर कर दो। हाँ, वही बड़ी खर्च के अंदर ही लिखा है ना तुम लोगों ने पगार, वही बड़ी खर्च में आके नफा नुकसान खाते में उतार तरफ, वही बड़ी खर्च के अंदर। और दूसरी असर फिर यहाँ कर दो, वही बड़ी खर्च के अंदर ये रहा पगार। पगार के नीचे लिखा मैंने चुकवानो बाकी 500, ये 15,500 यहाँ आ गया। पगार के नीचे लिखा हुआ तो है ना पगार, तुम्हें सवाल वहां ढूंढना। ध्यान से कर, पगार के नीचे लिखना है, उसी के नीचे लिखा हुआ है। हाँ, चुकवानो बाकी। दूसरी असर यहाँ पे 15,500 आएगा बाहर। देन चलो दूसरा, परचूरण खर्चा भी 150 रुपए अपना क्या है, चुकाना बाकी है। आओ परचूरण खर्च कितने का है, परचूरण खर्च के नीचे क्या लिखूंगा, प्लस। मैंने बोला है चुकवाना बाकी हमेशा क्या होगा, प्लस। कितना रुपया, 150 रुपया। तो 1500 में 150 रुपये मिला दो, कितना होगा, 1650। पहली असर, खर्च अगर चुकाना बाकी है तो उसमें क्या करो, प्लस। और मैंने अभी हाल बताया कि कोई भी खर्च अगर चुकाना बाकी है तो अपने लिए क्या है, देवा। देवा दो सामने आते हैं, बिन चालू, चालू। बिन चालू में तो खाली क्या आएगा, लोन। बाकी सारा कहाँ पे लिखने का, चालू देवा में। तो यहीं पे लिखूंगा मैं क्या, चुकवानो बाकी परचूरण खर्च। कितना चुकाना बाकी है, 150 रुपया। तो 150 रुपया लिखने का, ठीक है। पहले जब मैं बोल दूं खत्म कर दूं, उसके बाद लिखो, बेहतर रहेगा। पहले मत लिखो, बाद में लिखो। यहाँ परचूरण खर्च में मैंने प्लस करा, अब दूसरी असर यहाँ पे करा। जो मैं बता रहा हूँ सुनना भी है, खाली लिखने पे फोकस नहीं करना है। ध्यान से सुन के लिखोगे, कभी गलती नहीं जाएगी। और साथ साथ चलो। देन चलो नेक्स्ट, क्या बाकी है, भाड़ा। कितना, 150 रुपये, वो भी चुकाना बाकी है। आओ, कहाँ है भाड़ा, यही है भाड़ा। ये ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ है तो इसको मैं ब्लू से लिखता हूँ, ठीक है। भाड़ू के नीचे क्या लिखेंगे, प्लस। सेम पैटर्न में क्या लिखेंगे, चुकवानो बाकी। कितना, 150 रुपये। तो 5,150 हो जाएगा। पहली असर कर लो, पहली असर तुम लोग, दूसरी में कराता हूँ फिर तुम भूल जाते हो। करो पहले, यहाँ पे भाड़ू के नीचे प्लस चुकवानो बाकी 150 रुपये, तो 5,150 हो जाएगा।
बाहर लिख देने का प्लस करने के बाद। है मैंने बोला है कोई भी खर्चा चुकाना बाकी है तो वो अपने लिए क्या बनता है, देवा। देवा दो, बिन चालू चालू, बिन चालू में तो कौन आएगा, बाकी जितना भी चालू देवा में। तो यहीं पे मैं लिखूंगा क्या, चुकवવાનું बाकी भाड़ू, कितना चुकाना बाकी है, 150, तो 150 आ जाएगा। ભાગીદારી કરારનામાની જોગવાઈ પ્રમાણે નુકસાન હોય તો પણ મૂડી પર વ્યાજ ચૂકવવાનું છે। ऑलरेडी हम मूड़ी पर व्याज चुका चुके, देखिए धंधे को नुकसान होता है तो भी तुमको मूड़ी पर व्याज देना है, हम ऑलरेडी दे चुके हैं, मतलब इसका कोई अभी लेना देना नहीं है। खाते बंद करते हैं, कैलसी उठाओ, जमा तरफ का टोटल मारो, उधार तरफ का टोटल मारो, बताओ कितना आएगा, कोई भी मारो चलेगा, मेरे को दोनों टोटल चाहिए, जमा का उधार का। दो एक दाखिले में कराऊंगा टोटल, उसके बाद भी कराऊंगा, ठीक है। जमा का कितना आया, 1,22,150, उधार का, हाँ उधार का लिखना तुम लोग बाद में, हाँ पहले मैं बोर्ड पे क्लोज करवा दूं उसके बाद लिखना। 97,000, कौन सा ज्यादा है, जमा के कि उधार का, जमा का ज्यादा है, इधर ध्यान दो भाई, लिखना बाद में, इधर ध्यान दो। तो जमा का टोटल दोनों तरफ लिखने का, इधर इधर 1,22,150 करवा रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ, अभी तुमको नहीं लिखना है, खाली जो कैलसी चलाने का उतना ही करना है अभी। 1,22,150 यहाँ पे लिखने का, 1,22,150, क्योंकि जमा का टोटल हमारा क्या आएगा, ज्यादा आएगा, उधार का कम है, उधार का माइनस कर दो, कितना बचा, जमा का ज्यादा है तो जमा में से उधार का माइनस कर दो, अब उधार का सारा माइनस कर दो, 24,250, तो यहाँ पे आ जाएगा 24,250। जमा का ज्यादा है तो तुम्हारे लिखने का सामने काचो नफो, और अगर उधार का ज्यादा होता तो हम क्या लिखते, काची खोट लिखते। जमा का ज्यादा है तो काचो नफो, ये आ गया, ठीक है। अब ये क्रॉस में जाया करेगा, हमेशा किसे जाएगा, क्रॉस में। ये उधार में है तो कहाँ पे आएगा, जमा में पहली लाइन के अंदर, इसलिए यहाँ पे पहली लाइन हमेशा क्या कर देने का, छोड़ देने का, ठीक है। तो पहली लाइन में अपने क्या लिखेंगे, काचो नफो, लिखना तुम लोग बाद में खाली देख लोगे तो जल्दी हो जाएगा, 24,250, ठीक। अब यहाँ पे टोटल मारो कि 24,250 ज्यादा है कि ये वाला टोटल ज्यादा है, फिर से टोटल मारो, उधार का और जमा का कौन सा ज्यादा है, तो उधार का मानना पड़ेगा, जमा का तो लगा हुआ ये, इसको बुझाता हूँ, जमा का 24,250, उधार का मार दो, सही से मारो, 1,650, 1,250, 5,150, 800, 15,500, फिर 500, फिर 500, फिर 600, 1,950, 1,750, 2,000 और 400, सारा टोटल मानना ध्यान से, 32,050 आना चाहिए। 32,050 आ रहा है, ध्यान से कैलसी चलो, आ गया, चलो इधर ध्यान, आ गया, इधर ध्यान, इधर ध्यान, इधर ध्यान, कौन सा ज्यादा है, उधार का कि जमा का, उधार का ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, 32,050, ये वाला, ये बार उधार वाला जीता है, तो उधार में क्या लिखने का पहले, 32,050, यहाँ पे भी कितना लिखने का, 32,050, 32,050 में से 24,250 माइनस कर दो, 32,050 में से 24 कितना, तो यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं 7,800, सामने तुम्हारे क्या लिखने का, चौखी खोट लिखने का, क्या लिखने का, चौखी खोट। अगर जमा का ज्यादा होता तो चौका नफा, अगर उधार का टोटल ज्यादा है तो क्या मिलेगी, चौकी खोट। एक सिंपल सा रूल बताता हूँ जो हर खाते बंद करने के काम में आएगा, जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो दोनों तरफ लिखने का, 32,050 मैंने दोनों तरफ लिखा, जिस तरफ का टोटल कम है वहां क्या माइनस करके ऊपर लिख दो, तो 32,050 में से 24,250 कम था तो माइनस करके मैंने कहा लिख दिया, ऊपर लिख दिया। अगर उधार का ज्यादा है तो खोट मिलेगी, जमा का ज्यादा है तो क्या मिलेगा, नफा। तो उधार का ज्यादा तो क्या मिली, खोट मिली, और नफा नुकसान में चौखी हो जाती है, पहले काची होती है फिर चौखी होती है। उसके बाद देखते हैं ये चौखी खोट किधर है, जमा में, तो कहाँ पे आएगा, उधार में पहली लाइन में, पहली लाइन में हम क्या लिखेंगे, चौखी कोट, चौखी कोट कितनी है अपनी, अब अगेन वही चीज, टोटल मारो, ये ज्यादा ये ज्यादा, यही ज्यादा होगा उधार का, बताओ कितना है, 15,000, तो यहाँ पे 15,300,
और यहाँ पे भी कितना लिखने का 15,300। 15,300 में से 3,400 माइनस कर दो 11,900। ठीक है, अब एक लाइन छोड़ो, दूसरी लाइन छोड़ो और ऊपर लिखने का वैंचड़ी पात्र कोड क्या आएगा। वैंचड़ी पात्र कोड क्यों आई है, क्योंकि टोटल किसका ज्यादा था, उधार का, तो वैंचड़ी पात्र कोड मिलेगी। मतलब यहाँ पे नफे को और नुकसान को दोनों भागीदारों के बीच में हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। हमारा उधार का टोटल ज्यादा तो हमको क्या मिली, कोड। जमा का ज्यादा होता तो क्या मिलता, वैंचड़ी पात्र नफा मिलता। ठीक है, आगे और भी दाखिले बंद करेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलो, वैंचड़ी पात्र कोड किन दो भागीदार के बीच में बटेगी, तो भागीदार कौन है, राम श्याम। अब सवाल में देखने का क्या कोई प्रमाण दिया हुआ है कि कौन से प्रमाण में बांटना है, तो देखो सवाल में कोई प्रमाण है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था राम અને શ્યામ 6:4 ના પ્રમાણમાં નફા નુકસાન વેચતા ભાગીદારો છે। कौन से प्रमाण में बांटते हैं, 6:4। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना चाहिए, अगर जगह हो तो 6:4, और यहाँ कर देता हूं मैं 6:4 मतलब कितना होगा, 6 में 4 मिलाओ 10, तो दोनों के नीचे कितना आएगा 10। कैलसी उठाओ, 11,900 गुणिया 6 भाग्या 10। हाँ, गुणिया 10 कहाँ बोला, 11,900 गुणिया 6 भाग्या 10 कितना, 7,140 यहाँ पे आ जाएगा। फिर से 11,900 गुणिया 4 भाग्या 10, 4,760। ये अपने ने क्या कर दिया, नफे को नुकसान को दोनों भागीदार के बीच में क्या कर दिया, बांट दिया। अब ये कहाँ पे आएगा, जमा में, तो कहाँ पे आएगा, उधार में। तारीख आखिर की 31/3/17, क्या लिखोगे, वैंचड़ी पात्र खोट कितनी आई इसकी, 7,140, इसकी कितनी आई 4,760। अब अगला खाता हम कौन सा बंद करेंगे, मूड़ी खाता। मूड़ी खाते में हमेशा जमा का टोटल ज्यादा होता है, किसका टोटल ज्यादा होता है, जमा का। तो जमा का टोटल मारो कितना है, राम का, दोनों भागीदार का अलग अलग करने का, राम का अलग होगा, श्याम का अलग होगा। राम का 80 और 4 कितना होगा, 84,000। यहाँ पे भी कितना आएगा, 84,000। 84 में से ये सब माइनस कर दो, 84 में से ये सब माइनस कर दो, जमा का ज्यादा है, उधार का कम है। माइनस में नहीं आएगा बेटा, 84,000 है, 7,140 माइनस करना है, 1,800 माइनस करना है, 18,000 माइनस करना है, तो माइनस में कैसा आएगा, कितना आया, 84,000। इसका टोटल मारा है ना मैंने, ये 80,000 और ये 4,000 है, तो 84,000 ही होगा ना। राम की बात कर रहा हूँ ना मैं अभी, श्याम की कहाँ कर रहा हूँ। कितना आएगा, 57,000, 57,060 आया ना। उसके सामने तुम्हारे लिखने का बाकी आगड़ ले गया, तारीख आएगी आकर के 31/3/17। अब श्याम का बंद करने का, श्याम का बोलो कितना होगा, 73,500 यहाँ पे, 73,500 यहाँ पे। 73,500 में से माइनस करो, इक्यावन 140, यहाँ तक क्या आ गए। अब इसको कहाँ ले जाने का, तो ये धंधे की मूड़ी बनती है, यहाँ पे टॉप पर मूड़ी नाम राम और उसका श्याम। राम की मूड़ी कितनी आई, 57,060। श्याम की मूड़ी कितनी आई, 51,140। इसका टोटल मार दो, 57,060 प्लस 51,140, 1,08,200। 82,000 नहीं है बेटा, 1,08,200 आ गई मूड़ी का टोटल। अब मूड़ी देवा का मिलकत ऋण का दोनों का टोटल मानने का, दोनों का टोटल अगर सेम आता है यानी कि पाका सरवैया मैच हो जाता है, मतलब जवाब सही है, अदरवाइज रॉन्ग हो सकता है। मारो टोटल मूड़ी देवा का कितना होगा, 16,000 नहीं है बेटा, 1,68,800 इधर का आया। ठीक है, इधर का कैलसी में चलाया का बेटा, इधर का भी गिनो, इधर का भी गिनो, इधर का मिलकत का गिना। ठीक है, तो तुम लोग देवा का गिन दो, 1,68,800 हो रहा है दोनों साइड, नहीं हो रहा है, हो रहा है तो सही है, नहीं है वरना गलत हो सकता है। और बहुत मुश्किल है कि अपना दाखला गलत चले जाए, कई बार चला जाता है। 1,68,800 ही आना चाहिए दोनों साइड, अलग आ रहा है, कैलसी ध्यान से चलाओ। हाँ, इधर का भी 1,68,800 होगा, इधर का भी 1,68,800 होगा। सब जोड़ने का जो लिखा है ना, ये रकम
ये सारे जोड़ देने हैं। सही है, दोनों साइड का ध्यान से मानना। देन एक दाखला हुआ क्लियर।